बच्चों और बेटा लोग कैसे हो? मैं रामरतन द्विवेदी, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आपके सामने फिर आया हूं थर्मोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेके। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, किरचॉफ लॉ, बॉन्ड एनर्जी तक कवर किया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी। अब ये समझा जाए कि यार ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है। एक तो आपने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी होगी जीओसी में, वो अलग है, उसमें निकालने का तरीका कुछ होता नहीं, कंपेयर करना होता है। इसमें हम आपको एग्जैक्ट रेजोनेंस एनर्जी निकालना सिखाएंगे। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? देखो, जब किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, जब किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के कारण क्या वो कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, ये पता है। अगर कोई कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, इसका मतलब वो लोअर एनर्जी में आता है। अच्छा, लोअर एनर्जी में कब आएगा? इसका मतलब एनर्जी कुछ लॉस करेगा। जो एनर्जी लॉस करता है वही है रेजोनेंस एनर्जी। डिफिनीशन अलग है। डिफिनीशन क्या है इसकी? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। डिफिनेशन समझिए। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। मतलब समझ में आ गया? रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये तो डिफिनेशन है, कोई नहीं पूछा, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे को रेजोनेंस एनर्जी निकालना आना चाहिए। तो देखो होता क्या है पहले बताओ, CO2 में रेजोनेंस एनर्जी है कि नहीं? पहले बताओ, CO2 में रेजोनेंस है कि नहीं? रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस एनर्जी होगी। CO2 में ध्यान रखिएगा, CO2 में रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो यहां ये अगर इसको ऐसे ब्रेक कर दें, C गैस प्लस 2O गैस, यानी कभी भी आपको किसी की रेजोनेंस एनर्जी निकालना, ध्यान सुनिएगा, रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो उसको क्या करो आप? गैसियस एटम में ब्रेक कर दो। ठीक है, जब आप इसको गैसियस एटम में ब्रेक करोगे तो देखो, और इसमें रूल थर्ड लगाओ, बॉन्ड एनर्जी वाला। कैसे? इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट जो होगा, देखिए इस रिएक्शन का जो डेल्टा H नॉट होगा, समझिएगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H नॉट होगा वो देखो क्या लिखोगे? 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी CO। ये देखो CO2 में पता है ना, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना बेटा, ये देखो, तो CO तो 2CO, यहां तो एटम है तो बॉन्ड एनर्जी 0 है। अब एक बात समझो, अगर CO2 में रेजोनेंस ना होता, अगर CO2 में रेजोनेंस ना होता तब भी ये लिखते, और अगर रेजोनेंस है तब भी आप लिख रहे हो, तो भाई रेजोनेंस होने का फायदा क्या है फिर? अच्छा सोचो, क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो कंपाउंड रेजोनेंस की वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। जब एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है तो ये तो आप जो एनर्जी दिए हो, ये तो वो एनर्जी है जो नॉर्मल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। अगर कोई कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उसको एक एनर्जी और देना पड़ेगा, वो है रेजोनेंस एनर्जी। देने की बात हो रही, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। जब आप रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी दोगे तब ये ब्रेक करेगा। और इसमें अगर हम रूल फर्स्ट लगा दें, क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गैस प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O गैस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये देखो, इसमें बाकी सारी चीजें दी होंगी, रेजोनेंस एनर्जी निकल आएगी। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए अगर मान लो रेजोनेंस एनर्जी आपने 150 निकाली और ऑप्शन में एक 150 भी दिया, एक माइनस 150 दिया है, तो माइनस 150 अपन टिक करेंगे बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन है, देखिए आपको बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। इसको क्या करो, ऐसे ब्रेक कर दो, 6C गैस 6H गैस, ये देखो, और यहां पे इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट रूल 3 से लिखना स्टार्ट करिए। तो देखिए कितने CH बॉन्ड है?
6CH बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड कितने हैं 3C डबल बॉन्ड C, देखिए प्लस 3CC बॉन्ड, चेक करो CC सिंगल। अच्छा इतना एनर्जी दोगे तो ये टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस एनर्जी है, ये दे दीजिए और इसको बराबर कर दीजिए रूल फर्स्ट के। रूल फर्स्ट क्या आएगा 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गैस 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये देखिए सब वैल्यू पुट करना है, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी, ये देखो। यानी जब भी अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है और उसको आप बाउंड एनर्जी में लिख रहे हो तो साथ ही में उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी ऐड कर दो। देखो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो क्या बात क्लियर हुई। इसके बाद देखो मान लीजिए CH3OH लिक्विड, केवल इसमें न्यूमेरिकल क्या होगा कि सबका वैल्यू दिया होगा, रखना है माइनस प्लस करना है। CH3OH लिक्विड को O2 के साथ कंबशन किया गया बेटा, CO2 गैस और 2H2O लिक्विड बना, ठीक है। ये देखिए इस रिएक्शन का जो डेल्टा H नॉट होगा वो बराबर होगा डेल्टा H कंबशन ऑफ CH3OH लिक्विड। ये देखिए इसके कंबशन के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, सबका बॉन्ड एनर्जी आपको दिया है C डबल बॉन्ड C, जितनी भी जरूरत है सब दिया है, ठीक है। और आपको जो है CO2 की रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। सपोज CO2 की रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, जो भी इंफॉर्मेशन है सब आपको गिवन है, केवल रेजोनेंस एनर्जी छोड़ के। तो देखो कैसे लिखोगे, इसमें आप रूल थर्ड लगाइए, बॉन्ड एनर्जी वाला। बॉन्ड एनर्जी वाला तो ये तो लिक्विड है, लिक्विड में बॉन्ड एनर्जी का लगता ही नहीं, आपको पहले बताया। तो क्या करना पड़ेगा समझिएगा, यहां क्या तरीका होगा, डेल H नॉट वेपराइजेशन ऑफ CH3OH लिक्विड। देखिए डेल H वेपराइजेशन ऑफ CH3OH लिक्विड, ये वेपराइजेशन। तो जब आपने वेपराइजेशन के बराबर एनर्जी दी तो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें बॉन्ड एनर्जी लिख दीजिए, कितना आएगा 3CH बॉन्ड है प्लस CO प्लस OH, चेक करो बेटा, और प्लस 3/2 टाइम्स CO डबल बॉन्ड O। ये देखिए इतना जो काम है ये रिएक्टेंट में है, चेक करो, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस। अब आएगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में देखो CO2 गैस है तो 2C डबल बॉन्ड O प्लस रेजोनेंस एनर्जी, ध्यान रखना बॉन्ड एनर्जी के साथ रेजोनेंस एनर्जी लिखना है। ये वाटर लिक्विड है, यहां क्या लिखिएगा 2 टाइम्स डेल H वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। और फिर इसमें कितना, वाटर में 2 OH होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई है तो 4 OH बॉन्ड एनर्जी। चेक कर लो बेटा, ये है इसका आंसर। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है डेल H नॉट कंबशन CH3OH लिक्विड। ये देखिए अगर आपको ये लिखना आता है तो इसमें सारा देगा और एक अननोन होगा बस। अब अननोन कुछ भी हो सकता है रेजोनेंस एनर्जी भी दी हो तो बहुत बढ़िया, देख लो क्लियर। अब अगर CO2 की रेजोनेंस एनर्जी मान लो किसी क्वेश्चन में CO2 की रेजोनेंस एनर्जी नहीं दी है तो हम मान लेंगे कि वो निग्लेजिबल है, इसलिए नहीं दी है, ठीक है बेटा, देख लीजिए। तो ये है आपका रेजोनेंस एनर्जी, कैसे निकालते हैं रेजोनेंस एनर्जी। देखो फिर एक इसमें टर्म आता है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या है, देखो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन समझ में आता है, टूटने की एनर्जी, क्लियर। सो अगर मान लीजिए देखो
यहाँ की जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले बता दिए। इस रिएक्शन देखो ये टूट रहा है, उसी को आप डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये देखो, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट होगा डेल एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ CH3COH, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। क्लियर है? एक आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है एक और होता है एंथैल्पी, या एंथैल्पी के हीट लिख दो, हीट ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ना। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी चेंज एटोमाइजेशन। अब बात जरा समझिएगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है, ध्यान सुनना, कि आपको नाम ही क्लियर है, एटोमाइजेशन मतलब एटम का बनना। किसी भी कंपाउंड से गैसियस एटम का बनना हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है। यानी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इनटू गैसियस एटम इज नोन एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब जो भी कंपाउंड हो गैसियस एटम बनना चाहिए, तो उस रिएक्शन को, जैसे सी सॉलिड है, सी सॉलिड से क्या बना दो, सी गैस, एलिमेंट से गैस बना, तो इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट होगा वो होगा बेटा हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी सॉलिड। देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी सॉलिड, अगर CO2 गैस से सी गैस 2O गैस लिखें तो इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट होगा वो होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CO2। ये देखो, अगर आप C2H6 गैस का लिखें 2C गैस प्लस 6H गैस, तो यहां बोलेंगे कि इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट है वो बराबर है हीट ऑफ एटमाइजेशन। समझ में आया? यानी एक मोल रिएक्टेंट कोई भी हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे गैसियस एटम जब बनेगा तो जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसे हम कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या क्लियर है? हीट ऑफ एटमाइजेशन देख लीजिए, ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया काम। अब जो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर अपन समझें कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है तो समझिएगा ध्यान से। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चेक कर लो, इसका मतलब क्या है इसमें, enthalpy change during the neutralization of 1 gram equivalent of a strong acid and 1 gram equivalent of a strong base in a dilute solution is known as heat of
न्यूट्रलाइजेशन। चेक कर लो बेटा, ये देखो, क्लियर है? क्लियर? यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस का जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, जो एंथैल्पी चेंज है, वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। जैसे देखो, आपने क्या किया, HCl एक्वस, NaOH एक्वस, इससे मिला आपका NaCl एक्वस प्लस वाटर लिक्विड। देखिए, तो इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट है वो होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये देखो, क्लियर? अब देखो, क्योंकि ये एक्वस है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस वाटर लिक्विड। इसको मत आयोनाइज कर दीजिएगा ना, ये वीक है ना। तो यहां से आप देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी फाइनल रिजल्ट जो आया वो ये आया। देखिए, चेक करो, क्या फाइनल रिजल्ट ये बना, देखो। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट है वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चेक करो, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट जो है बेटा, वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर है। अब खास बात देखो कि यहां हमने HCl लिया था, NaOH लिया था, फाइनल रिएक्शन में तो H प्लस OH माइनस ही बना। इसका मतलब, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बोले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने HCl NaOH लिया है ना, HCl की जगह आप HNO3 ले लो, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल कटने वटने के बाद जो बचेगा वो H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। आप H2SO4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम। क्या समझ में आ रहा है? बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस 0 होता है। जैसे वो स्टैंडर्ड वालों का 0 होता है, इसी तरह H प्लस एक्वस का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। तो ये जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आया। अब देखो, क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि ये देखिए, और इस रिएक्शन का आपसे डेल एच नॉट पूछे, ठीक है? तो देखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि H2SO4 का कितना आपने मोल लिया, तो जब मेंशन नहीं होता ना, तो जो कोफिशिएंट होता है हम वही उसके मोल मान लेते हैं। यानी H2SO4 का 1 मोल माने और NaOH का 2 मोल माने। H2SO4 का बेटा एन फैक्टर 2 होता है, तो H2SO4 का अगर एन फैक्टर 2 है तो मोल इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यानी H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा, NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट 2 होगा। यानी क्या इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुए, तो यहां डेल्टा एच नॉट का वैल्यू जो आएगा वो -13.7 इंटू 2 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। 13.7 जो है वो स्टैंडर्ड है, मतलब अगर H प्लस OH माइनस गिव्स वाटर है, स्टैंडर्ड है, तो उसका -13.7 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होती है। माइनस का मतलब इवॉल्व होती है। देखिए, यानी HCl NaOH का कितना होगा? -13.7। ठीक है बेटा? देखो, अगर क्वेश्चन यही है, लेकिन 2NaOH H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2 वाटर, ये दिया है, और इसमें लिखा है कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ये कोफिशिएंट 2:1 है, लेकिन लिखा हुआ है कि हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए,
तो फिर जो इसका डेल्टा एच नॉट आएगा वो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट ही आएगा। देखो, जब कुछ नहीं दिया होता तो हम कोफिशिएंट को मोल मान लेते हैं, लेकिन कोफिशिएंट कुछ भी हो, अगर लिखा है कि इतना इतना लियो तो फिर आप वही लिखोगे। देख लीजिए बेटा, क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? अब देखो, heat of neutralization of weak acid and strong base. Heat of neutralization of weak acid and strong base. Weak acid and strong base की अगर हम बात करें कि इसका न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, तो देखो, सपोज कोई एसिड ले लेते हैं आप CH3COH और इसमें रिएक्शन कराते हैं NaOH की, जिससे मिलेगा CH3CONa प्लस वाटर लिक्विड। देखिएगा बेटा, ठीक है? अब देखो क्या होगा, ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन 100% होगा? क्या ये दोनों खत्म हो जाएंगे या कुछ बचेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो कुछ लोगों का मानना होगा कि वीक है तो ये 100% थोड़ी ना खत्म होगा। भाई वीक है ना, नहीं, चाहे एक वीक हो चाहे दोनों वीक हो, रिएक्शन हमेशा 100% ही होती है। अब बोले अगर 100% होती है तो फिर वीक होने का क्या मतलब रह गया? मतलब है इसमें, अभी समझिएगा। होता क्या है कि देखो, यहां से वीक है, जैसे आपने HCl को लिख दिया था H+Cl-, यानी जितना HCl है पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, बट ये वीक है तो ये पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होगा तो इसका मतलब फिर क्या होगा समझो। सपोज क्या CH3COH का कुछ परसेंट आयोनाइज होगा, 1%, 2%, ऐसे कुछ आयोनाइज होगा। ये 100% आयोनाइज है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या होगा, सपोज इतू सा सोल्यूशन में H+ है इससे, और इस OH- से कंबाइन किया, तो क्या जब इस OH- से कंबाइन किया तो इतू सा H+, इतू सा OH- कंबाइन किया तो क्या इतू से एनर्जी रिलीज हो गई। भाई H+ OH- कंबाइन किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज करता तो 13.7 रिलीज होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज हुआ, थोड़ी सी एनर्जी निकली। जो थोड़ी सी एनर्जी निकली वो इसको फिर से आयोनाइज कर दी। सोचो, जो एनर्जी निकली ना वो आई और इसको फिर से ब्रेक करा दी, तो क्या ये फिर से थोड़ा सा आयोनाइज हो गया? और जब ये थोड़ा सा फिर आयोनाइज हो गया तो क्या ये फिर उससे रिएक्ट किया, फिर एनर्जी निकली। इस तरह करते करते पूरा ये रिएक्शन हो जाएगी। पहले बताओ समझ में आया? तो इसका जो ΔH0 होगा, ध्यान सुनिएगा, कायदे से रिलीज होनी थी 13.7 वैसे, लेकिन इससे थोड़ी कम रिलीज हुई। ये देखो, और ये X क्या है? X यहां पे क्या है बताओ? ये है जो आपको पहले पढ़ाया गया था, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस्टिक एसिड। इसी को हीट ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं, जो अभी पढ़े थे। देखो समझ में आया? तो ये X कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू है जो ये खा गया है। चेक करो, यानी अभी हुआ कि कैसे, कितना खाएगा? तो जितना ज्यादा ये वीक होगा उतना खाएगा और उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। देखो मतलब न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर? पहले बताओ समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ही आया, कंपेयर द heat of neutralization of the following compounds with NaOH। ये देखो, कंपेयर द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद NaOH। ए पार्ट बेसिकली क्या हुआ, इसमें हमने
जीओसी इन्वॉल्व करती, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑर्गेनिक से लिंक कर दिया है। ये देखिए, ये चार पार्ट दिए हैं आपको और आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कंपेयर करनी है। तो देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों भाई? NaOH तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है तो इसका तो रोल है नहीं। तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा क्या उतनी जल्दी आयोनाइज होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम खाएगा तो इसका मतलब नेट 13.7 के पास पहुंच जाएगा। तो अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जाए, अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जाए कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो देखो यहां NO2 का -m इफेक्ट लग रहा है, यहां पे आप देखोगे OCH3 का +m लग रहा है, और यहां CH3 का +H लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी C की, चेक करो। C के बाद आ जाएगा आपका A के बाद आ जाएगा D, और D के बाद आ जाएगा B। ये देखो, चेक करो, क्योंकि सबसे ज्यादा खींचेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक है। यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हुआ, समझो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हुआ, क्या सेम ऑर्डर फॉलो करेगा? तो CADB। ये देखो बेटा, चेक कर लो, पहले बताओ समझ में आया? इस तरह कोई भी चार कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा या चार बेस दे देगा और एसिड सेम कर देगा, तो आपको जीओसी भी आनी चाहिए और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। क्लियर? क्या पहले बताओ कहानी समझ में आई? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की स्टोरी आपको क्लियर हो रही है कि भाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जनरली वीक एसिड अगर हम लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो उसका न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि वो कुछ खा जाता है। बस इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान से, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF is greater than 13.7। और जब भी कभी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कंपेयर करना, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना, माइनस का मतलब तो हीट निकल रही है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? देखो, जब HF का रिएक्शन NaOH से होता है, देखो जब HF का रिएक्शन NaOH से होता है तो यहां बनता है NaF प्लस वाटर। क्लियर? ये जो NaF है ये जब आयोनाइज होता है ऐसे, क्लियर? तो ये जो F माइनस बना, ये इसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज बहुत छोटा होने की वजह से वाटर इसको चारों तरफ से क्या करता है बेटा? सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो नेट एनर्जी जो रिलीज होती है वो 13.7 से ज्यादा हो जाती है। तो हमें तो HF और NaOH का रिएक्शन ही करा है ना, तभी तो एनर्जी ज्यादा आई। तो हम तो कहेंगे कि HF का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से ज्यादा आता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये रीजन क्या है? ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, ये इसका रीजन है। क्लियर? पहले बताओ, बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसमें HCl की रिएक्शन कराई, यानी हमने क्या किया बेटा? वीक बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से आप बनाओगे तो मिलेगा अमोनियम क्लोराइड वाटर, और इसमें जो डेल्टा H0 होगा वो आएगा -13.7 - Y। ये देखो,
यहां पे जो Y होगा, Y वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वीक बेस है। अभी हम वीक एसिड का आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, यहां वीक बेस आया तो वीक बेस का आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। क्लियर? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वीक एसिड भी हो और वीक बेस भी हो। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, लाइक CH3COH प्लस NH4OH, ये देखो गिव्स CH3CONH4 प्लस वाटर। अब देखो इसका जो डेल्टा H नॉट होगा वो क्या होगा? इसका डेल्टा H नॉट होगा -13.7 माइनस एक्स माइनस वाई किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो ये भी खाएगा और ये भी खाएगा, तो नेट कितना रिलीज हुई? 13.7 आइडियल है, इतना रिलीज होना चाहिए। जो खाएगा वो माइनस कर दीजिए, तो यहां जो x आएगा, x वो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ CH3COH एंड जो y है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चेक कर लो, क्लियर है? जैसे सपोज क्वेश्चन ऐसे आएगा, जेईई मेन में आ जाता है कि मान लो बोला कि भाई NaOH और HCN का, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, इफ द heat of neutralization of HCN and NaOH is 10.7 kilocalorie minus 10.7 kilocalorie per equivalent, then find the ionization एनर्जी ऑफ HCN। ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, देखो भाई यहां पे HCN क्या है? वीक एसिड। HCN क्या है? वीक एसिड। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। यानी क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी है। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी है तो कौन खाया होगा? HCN। कितनी रिलीज हो रही है? 13.7। कितनी रिलीज होनी चाहिए थी? 13.7। 10.7 रिलीज हो रही है, कितनी रिलीज होनी चाहिए थी? 13.7। बाकी कहां गई? अब HCN खा गया। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन इक्वल टू, पता क्या लिख दो? ऐसे भी लिख कर सकते हो, 13.7 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 10.7। ये देखो, ये तो बताए थे, माइनस माइनस ये खत्म, एक्स का वैल्यू 13.7 माइनस 10.7। ये लो चेक करो, तो यहां से 3 किलो कैलोरी। समझ में आया? नोट कर लीजिए। पानी समझ में आ रही भाई? अब हम लोग जो है बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन काफी समझ लिए। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे कैसे होता है, वीक एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सारी कहानी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया। बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा apparatus है जिससे हम लोग हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली में क्या होता है समझो। इसमें क्या होता है कि एक जो है कंटेनर लेते हैं और जो कंटेनर लेते हैं वो
एडियाबैटिक कंटेनर टाइप है, ठीक है। एडियाबैटिक मतलब इंसुलेशन इसमें कर देते हैं जिससे अंदर की हीट बाहर, बाहर की हीट अंदर ना जाए। और यहां पे मान लीजिए अपन ने m ग्राम इसमें क्या मिलाया, वाटर, ठीक है। और यहां पे ये W ग्राम जो है एक कंपाउंड लिया जिसका हमें कंबशन कराना है, ठीक है, क्लियर। यहां से अपन ने O2 पास कर दी और इसका कंबशन स्टार्ट हो गया, सही चुप। अगर इसका कंबशन स्टार्ट हो गया तो इस W ग्राम सब्सटेंस, समझो ये W क्या है, ये वेट ऑफ द सब्सटेंस है जो कि जलाया जाने वाला है, कंबशन कराएंगे। m ग्राम यहां वाटर रखा हुआ है। अब जब आप इसका कंबशन कराओगे बेटा, तो कंबशन कराने से क्या हीट इवॉल्व होगी, क्लियर। यानी समझना, अगर हम ये कहें कि हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन, heat evolved ड्यूरिंग द कंबशन इक्वल टू क्या होगा, समझो ध्यान से। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन क्या होगा, ये जो हीट निकलेगी कंबशन से ये दो जगह यूज होगी। एक ये कंटेनर के इनर वॉल्स में जाएगी, चेक करो, जो इनर वॉल्स जो होंगी वो क्या होंगी, हीट होंगी, ठीक है। दूसरा ये जो m ग्राम वाटर है ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। यानी हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन इक्वल टू होगा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कंटेनर। चेक करो बेटा, क्योंकि बाहर हीट निकल नहीं रही तो इतनी हीट निकली। अब सपोज ये Q आई, सपोज टेम्परेचर राइज हुआ डेल्टा T से, कितना हुआ टेम्परेचर राइज, डेल्टा T से, तो क्या जो Q का वैल्यू है ये पहला हो जाएगा ms डेल्टा T। m ग्राम वाटर है, s उसकी स्पेसिफिक हीट है, ms डेल्टा T। हीट एब्जॉर्ब बाय द कंटेनर, मान लीजिए C1 हीट कैपेसिटी है कंटेनर की, चेक करो C1 क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। C1 क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ये देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, क्लियर। अच्छा ध्यान से, ये आई टोटल हीट। अच्छा ms क्या होता है, C इक्वल टू ms आपने पढ़ा होगा, तो ये भी मान लीजिए C2 हो गई, C2 डेल्टा T प्लस C1 डेल्टा T। यहां C2 क्या है, ये है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू C डेल्टा T। अभी हुआ कि C कहां से आ गया, डेल्टा T कॉमन ले लो, C2 प्लस C1 को C लिख दिए, और यहां C जो हो गई ये हो गई हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ये देखिए ये हो गई हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब पूरे की मिला के। तो इतना हीट इवॉल्व हुई। अब आपको क्या निकालना था, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन अगर निकालना है तो देखो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालते हैं, एक मोल को कंबशन कराते हैं, याद करो। तो यहां W ग्राम को कंबशन कराया गया है, M उसका अगर मोलर मास मान लें तो W बाई M, कैपिटल M, W बाई M उसका मोल हो जाएगा, यानी W बाई M मोल से इतना हीट इवॉल्व हुई। तो हीट ऑफ कंबशन होगा माइनस क्यू। माइनस क्यों, क्योंकि तो हीट इवॉल्व है, एंथैल्पी में जब लिखोगे तो माइनस लगाओगे, एंड दिस डिवाइड बाई पर मोल के लिए, देखो पर इतने मोल में इतना तो एक मोल में कितना, तो यहां से इसको डेल्टा H अगर लिख दें तो डेल्टा H का वैल्यू आ जाएगा माइनस M बाई W C डेल्टा T। ये देखो,
आप देखना बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूले पे बेस्ड, डायरेक्ट कितना ग्राम इतना ही है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, एक बात और समझिए, इसमें क्या होता है कि जो बम कैलोरीमीटर है वो दो प्रकार की होती है, कांस्टेंट प्रेशर बम कैलोरीमीटर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम बम कैलोरीमीटर। तो देखो बम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट प्रेशर बम कैलोरीमीटर एंड दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम बम कैलोरीमीटर। अब इसमें फर्क क्या है, अगर यहां यह ऐसा दिया है तो जो हीट ऑफ कंबशन होगा वो डेल्टा एच से डिनोट किया जाएगा, और ऐसा दिया है जो हीट ऑफ कंबशन होगा वो डेल्टा ई से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। तो ये जो कंडीशन दी होगी उससे एक आएगा, इस फॉर्मूले में रखोगे तो दूसरा आएगा। कंबशन की रिएक्शन लिख लो, जो भी कंपाउंड उसका रिएक्शन लिखो और फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। देख लीजिए, क्लियर? क्या भी बात समझ में आ रही? ये है बॉम कैलोरीमीटर। अब ध्यान सुनो, अच्छा अब ये हुआ कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन कैसे निकलेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कैसे भाई, वाटर दिया होगा या कोई सोल्यूशन दिया होगा और हीट कैपेसिटी दी होगी कंटेनर की और टेम्परेचर राइज दिया होगा, तो टोटल हीट हम निकाल लेंगे कि इतना हीट इवॉल्व हुई। ये क्वेश्चन जो है, आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आपको पूरे जो है न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 100 ml 0.5 मोलर H2SO4 is neutralized by 200 ml 0.2 molar ammonium hydroxide in a constant pressure calorimeter। यानी कैलोरीमीटर जो कांस्टेंट प्रेशर बम कैलोरीमीटर है उसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन कराया which results in a temperature rise of 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा टी का वैल्यू दिया है 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड। If the heat capacity of the system समझ रहे हो ना, C पूरा combined C is 1.5 किलोजूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, then select the correct statements given है। दो रिएक्शन गिवन है, HCl NaOH NaCl वाटर प्लस 57 का मतलब डेल्टा H का वैल्यू -57, यानी इट इज अ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमने 13.7 किलो कैलोरी लेते थे उसी को यहां जूल में दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये रिएक्शन दी है वीक की प्लस 48.1, इसका मतलब डेल्टा एच क्या लिख दीजिएगा, -48.1 किलो जूल पर मोल। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा बेटा, तभी सोल्यूशन लिख पाएंगे ना। तो एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए ना, फिर आप समझिएगा, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है, जिसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। देखो H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 0.5 इंटू 2। सो 100 इंटू 0.5 इंटू 2 ये बराबर आ जाएगा 100, एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू आ जाएगा 200 इंटू 0.2 एंड फैक्टर 1, तो 200 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 0.2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 40। चेक करो, ठीक है बेटा, बस इतनी जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात और, डेल्टा टी दिया है, सी का वैल्यू दिया है आपका 1.5 और डेल्टा टी का वैल्यू 1.4, बस इतनी जरूरत अपने को पड़ेगी। तो अपन इसको हटा देते हैं, क्योंकि बेटा सोल्यूशन लिखने के लिए स्पेस चाहिए। तो देखो क्या कहेंगे, सबसे पहले हीट इवॉल्व्ड इक्वल टू क्या होता है, सी डेल्टा टी। सी का वैल्यू दिया है आपको 1.5 इंटू डेल्टा टी दिया था 1.4। चेक करो, ठीक है बेटा।
चेक कर लो। तो ये जो है आप देखिए कितना आएगा, 15 टू दिस, ये आ जाएगा 2.1 यूनिट, क्या दिया था बेटा, किलो जूल। ये देखिए इतना हीट इवॉल्व हुई। अच्छा, ये हीट कब इवॉल्व हुई है, जब H2SO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज किया है। देखो अब ध्यान से सुनो कि इसके मिली इक्विवेलेंट है 100 और इसके हैं 40। तो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो यहां लिमिटिंग होगा, क्योंकि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया तो उसके बाद तो रिएक्शन ही नहीं हो रही। यानी ये जो आपको हीट इवॉल्व आ रही है, ये क्या 40 मिली इक्विवेलेंट, 40 मिली इक्विवेलेंट के लिए आ रही है। दिस इज जो हीट आ रही है, ये है फॉर 40 मिली इक्विवेलेंट। और अगर आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालनी है, तो क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का निकाला जाता है, यानी कि 1000 मिली इक्विवेलेंट का। तो क्या करिएगा, माइनस लगा दीजिए, 2.1/40 इंटू 1000। चेक कर लीजिए, क्या भाई समझ आ रहा है। तो यह आ जाएगा 2.1 इंटू 25, तो यह आ जाएगा 25 दिस, ये आ गया आपका 52.5। ये देखो 52.5 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। इट इज अ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब पहला ऑप्शन, पहला क्या कर रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको बताया गया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बदल देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हमने स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 की जगह पे यहां HCl ले लिए, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वही रहेगा। इसका मतलब ये आंसर आएगा। चेक करो बेटा, आपको बताया था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के बदलने से फर्क नहीं, हाँ वीक के बदलने से जरूर फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए पहला आंसर सही हो गया। अगला देखो, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी 4.5 होनी चाहिए। चेक करो, स्ट्रॉन्ग का कितना है, -57। क्या हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह आएगा 57 होना चाहिए, 52.5 हो गया है। चेक करो, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 किलो जूल। चेक कर लो बेटा, क्लियर भाई। स्ट्रॉन्ग का 57 है और स्ट्रॉन्ग वीक का 52.5 है। तो जो डिफरेंस है वो कहां गया, वो वीक वाला खा गया। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आ गई 4.5। तो ये भी सही हो गया। चेक करो, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकालेंगे, बस ये समझ लीजिए। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन देखो, वीक का कितना है, 48.1, होना कितना चाहिए, 57। तो क्या 48.1 का वैल्यू आप लिख सकते हो, याद आ रहा है। 57 स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड, ये वीक बेस। वीक बेस का हम निकाल चुके हैं, वीक एसिड का निकाल लो, चेक कर लो। तो यहां 48.1 इक्वल टू 57 माइनस 4.5 माइनस वाई। चेक कर लो, तो y का वैल्यू निकाल लीजिए कितना आता है। क्या भाई निकाल लेंगे, तो शायद वो नहीं आएगा, एक बार देख लीजिएगा ना। और डी वाला आंसर ये तो आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो आपको ये दिया है 57 स्ट्रॉन्ग का, तो स्ट्रॉन्ग का जो 57 दिया है, इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल एस दिया है, इसका डेल एच है -57। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें बेटा, वाटर लिक्विड से H+OH- लिख दें, तो क्या डेल्टा H का वैल्यू 57 हो जाएगा। और अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, समझो 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 114 आ जाएगा। तो डी वाला भी आंसर आ जाएगा। तो ए बी डी आंसर आना चाहिए, कायदे से वो नहीं आएगा ये वाला ना, ए बी डी आंसर होगा। चेक करो बेटा एक बार। तो बेटा पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि हम बम कैलोरीमीटर का यूज करते हुए कैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें बम कैलोरीमीटर में ही,
होता क्या है कि जैसे देखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए ये आपका बम कैलोरीमीटर है, ओके, यहां अपन इंसुलेशन किया हुआ है, एडियाबेटिक कंटेनर बना दिया, इसमें W ग्राम सब्सटेंस है जिसका कि कंबशन कराना है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर बम कैलोरीमीटर लेते हैं, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर बम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट प्रेशर बम कैलोरीमीटर, ठीक है। W ग्राम सब्सटेंस है जिसका कि हमारे को क्या करना है, कंबशन कराना है। फिर बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, समझिएगा क्वेश्चन ही बना देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ध्यान से, ठीक है बेटा। ए पार्ट डेल्टा एच इक्वल टू 0, बी पार्ट डेल्टा यू इक्वल टू 0, सी पार्ट डेल्टा एच लेस देन 0, डी पार्ट डेल्टा यू लेस देन 0। देखिए अब इसमें क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये इसमें कैसे किया जाए, क्या है इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि जब हमने पिछली में अपन उसमें हीट ऑफ कंबशन में, क्योंकि कंबशन में क्या होता है, एनर्जी इवॉल्व होती है। अगर कंबशन में एनर्जी इवॉल्व होती है, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि डेल एच निगेटिव होता है। अच्छा, डेल एच क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल यू क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोनों ही कायदे से निगेटिव होने चाहिए और सीओडी आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आंसर इसका जो है बेटा वो ए और बी है। अब यार डेल एच 0 कैसे हो सकता है, कंबशन तो कोई 0 थोड़ी ना होगा। बात जरा समझिए, देखो अगर यहां पे ध्यान सुनना, डेल एच कंबशन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, कंबशन 0 नहीं है, क्योंकि डेल एच कंबशन, जो डेल एच नॉट रिएक्शन का कंबशन का आया था वो तो आया था माइनस, कितना आया था, माइनस डब्ल्यू बाई एम ना, तो माइनस एम डिवाइड बाई डब्ल्यू सी डेल्टा टी, याद आ रहा है, याद है ना, बम कैलोरीमीटर में पढ़े थे। तो यहां से अपन ये कहते हैं डेल्टा टी, लेकिन ये कंबशन का मतलब हीट ऑफ कंबशन है, ये एग्जैक्टली में पूरी रिएक्शन का डेल एच नहीं है। बोलिए ये कैसे हो रहा है, तो देखो सपोज क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। सपोज कोई कंपाउंड है, आप ग्लूकोज ले लेते हैं ना, ग्लूकोज, ये जो W ग्राम दिया है मान लीजिए ग्लूकोज है, इसको हमने O2 के साथ कंबशन कराया तो आपको क्या मिलेगा, 6CO2, 6 वाटर लिक्विड ना, ठीक है बेटा, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन का जो डेल एच है वो बराबर होगा डेल एच नॉट कंबशन ऑफ ग्लूकोज। चेक करो बेटा, इस रिएक्शन का डेल एच है, ये ओवरऑल डेल एच नहीं है। अब ये हुआ कि ओवरऑल डेल एच क्या होता है, देखो क्या होगा, प्रोसेस समझो, इस W ग्राम का कंबशन कराएंगे, हीट निकलेगी, जो हीट निकली वो ये है। फिर ये जो हीट निकली, इस हीट ने क्या किया, इस हीट ने जो सराउंडिंग में याद करो टेम्परेचर बढ़ाता है, वाटर का बढ़ाता है, कंटेनर के इनर वॉल्स का बढ़ाता है, तो यहां पे जो वाटर है इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। यानी अगर हम इसको डेल्टा H1 कर दें और मान लें ये -x है सपोज, क्योंकि हीट इवॉल्व होगी बेटा, तो ये -x है, डेल्टा H1 कितना लिख दिया अपन ने, -x। ध्यान से, अब जो डेल्टा H2 है, डेल्टा H2 क्या है, ये वो हीट है जिससे आगे काम होता है, यानी दो प्रोसेस में काम होता है। एक प्रोसेस कंबशन हुआ, कंबशन में हीट निकली, और क्योंकि हीट तो बाहर गई नहीं, सराउंडिंग एडियाबेटिक कंटेनर है, तो जो हीट निकली वो फर्दर यूज हुई किसमें, टेम्परेचर बढ़ाने में। तो डेल्टा H2 का वैल्यू अब x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल एच नेट जो होगा
वो 0 हो जाएगा। देखो x माइनस एक्स, पहले बताओ समझ में आया? इसी तरह डेल यू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो अपने को समझ नहीं आएगा कि डेल एच कैसे 0 हो सकता है। यहां डेल एच दो प्रोसेस का डेल एच है, एक कंबशन से जो हीट निकल रही है वो, और जो टेम्परेचर बढ़ाने में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो, दोनों का सम डेल एच है। क्लियर है बेटा? डेल एच कंबशन की बात नहीं हो रही, डेल एच नेट की बात हो रही है। इसी तरह डेल यू नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। क्या भाई कहानी क्लियर होगी बेटा? देख लो, अब हम लोग बात करते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर करो। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a solute is dissolved in excess of solvent is known as heat of solution। चेक करो बेटा, ये है हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे देखो, KCl सॉलिड को एक्वस में डिसॉल्व करो, तो यहां से आप लिखोगे KCl एक्वस। एक्वस का मतलब एक्सेस ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन का जो डेल एच होगा वो होगा डेल एच नॉट सॉल्यूशन ऑफ KCl सॉलिड। ये देखो, इसी तरह CuSO4 सॉलिड प्लस एक्वस gives CuSO4 aqueous, del H naught होगा del H naught solution of CuSO4 solid। ये देखिए, अगर आप CuSO4.5H2O लेते हो और यहां से ये लिखते हो CuSO4 aqueous, यहां 5H2O था बेटा, बट एक्सेस ऑफ वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इस रिएक्शन का del H नॉट सोल्यूशन CuSO4.5H2O। ये देखो, ये हीट ऑफ सोल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? हीट ऑफ सोल्यूशन में बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ध्यान से, कुछ भी हो सकता है। हीट ऑफ सोल्यूशन में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इंपॉर्टेंट, यानी हीट ऑफ सॉल्यूशन में हीट इवॉल्व भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है। मतलब हीट इवॉल्व भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अब ये हुआ कि पता कैसे चलेगा कि किसमें हीट इवॉल्व होगी और किसमें हीट एब्जॉर्ब होगी? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ना पता चला साइन ही पूछ लिया। देखिए, अब क्या इसका कॉन्सेप्ट है, एक एक करके समझेंगे। ये जो बताने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, देखना। क्या होता है कि अगर कोई सल्यूट ऐसा हो जो एनहाइड्रस हो, ऐसा कोई सल्यूट जो एनहाइड्रस हो लेकिन अपना हाइड्रेट बना सकता हो, जैसे CuSO4 सॉलिड, हाइड्रेट इसका होता है CuSO4.5H2O, Na2SO4, Na2SO4.10H2O, LiCl, LiCl.2H2O। यानी ऐसा एनहाइड्रस फॉर्म जिसका हाइड्रेट बनता हो, उसका हीट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। समझो, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ anhydrous form of the salt which can form its hydrate। देखो,
द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ द सॉल्ट विच कैन फॉर्म इट्स हाइड्रेट विल बी एक्सोथर्मिक। ये देखो कैसे, CuSO4 डॉट सॉलिड में आपने एक्वस मिलाया, एक्वस मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, तो CuSO4 एक्वस बनेगा और इसका डेल एच नॉट जो होगा वो निगेटिव होगा। इसी तरह LiCl सॉलिड प्लस एक्वस, LiCl एक्वस, डेल्टा एच नॉट निगेटिव होगा। एग्जाम्पल में आप बहुत सारे लिख सकते हो, ये तो दो हो ही गए, Na2SO4 सॉलिड, MgSO4 सॉलिड, CaCl2 सॉलिड, ETC, इन सब का हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्योंकि फिर समझो ऐसे एनहाइड्रस फॉर्म जो अपना हाइड्रेट बना सकते हो उनका हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सो होगा। Heat of solution of the hydrated form of the salt will be endothermic। देख लो, heat of solution of the hydrated form of the salt will be endothermic, मतलब CuSO4.5H2O चेक करो, Na2SO4.10H2O, MgSO4.7H2O, LiCl.2H2O, CaCl2.6H2O। ये देखो इन सब का हीट ऑफ सोल्यूशन बेटा एंडोथर्मिक होगा, चेक करो। क्लियर है? तो हीट ऑफ सोल्यूशन किसका एक्सो होना है, किसका एंडो होना है, बात क्लियर हो गई। देख लीजिए कहानी क्लियर हुई बेटा। अब हीट ऑफ सोल्यूशन के बाद एक नया टर्म आता है इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? जैसे हमने हीट ऑफ सोल्यूशन में पढ़ा कि इसको एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, यहां पे क्या होता है? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, यानी एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सल्यूट इज dissolved in a given amount of solvent, ये देखो, is known as integral heat of solution। ये देखो बेटा, जैसे KCl सॉलिड 20H2O, तो ये हो गया KCl 20H2O। ये देखो, मतलब KCl सॉलिड का 1 मोल 20 मोल वाटर में डिसॉल्व, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और इस रिएक्शन का जो डेल एच नॉट है वो लिखेंगे कि ये मतलब है इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ KCl सॉलिड। और एक बात बताएं, किसी भी सॉल्यूट के इनफाइनाइट इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? 2 मोल वाटर, 4 मोल वाटर, कुछ भी डिसॉल्व करो बेटा। अगर अपन ने ऐसे लिख दिया, ये देखो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एक्वस नहीं लिख सकते यहां। देखो इसको भी हम इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। मान लीजिए ये वैल्यू x है और ये वैल्यू मान लीजिए y है, ठीक है बेटा। सो ये इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन क्लियर हो गया। अब एक नया टर्म आता है
हीट ऑफ डाइल्यूशन। हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आप डाइल्यूट कर रहे हो और जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है, यानी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज हीट ऑफ डाइल्यूशन। देखो जैसे इस फर्स्ट को रिवर्स करके बेटा इसमें ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, KCl20H2O प्लस 80H2O KCl100H2O। ये देखो क्या हुआ, KCl पहले 20 मोल वाटर में डिसॉल्व था, अभी 100 मोल वाटर में डिसॉल्व है, तो डाइल्यूशन ही तो हुआ। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H0 आया वो आपने क्या किया है, फर्स्ट को रिवर्स किया ना बेटा, तो Y माइनस एक्स आ गया। इसको बोलते हैं हीट ऑफ डाइल्यूशन। वैसे तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन भरोसा कुछ है नहीं, देख लीजिए। क्लियर है? ओके। अब इसमें आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए भाई, हीट ऑफ हाइड्रेशन लास्ट है, ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ली होगी बेटा ना, उसमें बॉर्न हैबर साइकिल आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, तो होता क्या है, देखो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द formation of hydrate form of the salt from its anhydrous form। ये देखो, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट फॉर्म ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम इट्स एनहाइड्रस फॉर्म। जैसे CuSO4 सॉलिड में जब 5 वाटर की रिएक्शन होगी तो बनेगा CuSO4.5H2। ये देखो, यानी एक प्रकार से इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन है। देखो, और इस रिएक्शन का बेटा जो डेल H होगा वो होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन of CuSO4 solid। Heat of hydration is always exothermic। Heat of hydration is always exothermic। ये देखो, क्लियर बेटा, ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन। रिएक्शन बना लो, डेल H निकाल लो, ठीक है बेटा। तो ये है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं होता, वैल्यू रखनी होती है। इसमें न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू होती है बेटा, एक्स और वाई की जगह वैल्यू दी होंगी, उनको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो है हम लोग जो है कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है जेई मेन के लिए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की जाए। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा। उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन आपको आएंगे और 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनका प्रॉपर सोल्यूशन एंड उससे रिलेटेड मैकेनिज्म, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो आपका पूरा उसमें जो है रिवाइज हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि आपका फायदा हो, वो जल्द ही आने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए, धन्यवाद।